हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे मौर्यकालीन जो कला और संस्कृत है और उसके स्थापत्य कलाएं हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये सेशन आपके लिए, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी हो, ये इन सारे एग्ज़ामों को कवर करेगा। तो आइए देखते हैं, ये सेशन भी हम आपके लिए रखे हैं। तो पूरा सेशन आपको कई पार्टों में होकर कराएंगे, तो आप पूरे सेशन को देखिएगा, पार्टों में रहेगा। एक बार कवर करने के बाद फिर आपको मौर्य काल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला क्या थी और कहाँ से शुरू हुई थी। तो देखते हैं, मौर्यकाल भारतीय कला के स्वर्णिम काल के रूप में उदित हुआ। तो ये भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। वहीं देखते हैं, विशेषकर अशोक के काल में। तो याद रखिएगा, अशोक का काल सबसे ज़्यादा फेमस था, क्योंकि इसी के समय सारे स्थापत्य कला के सारे कार्य हुए, फिर वो चाहे 14 स्तंभ लेख हो चाहे फिर गुहा लेख हो। और देखते हैं, 322 ईसा पूर्व इससे 122 ईसा पूर्व का काल, अशोक के काल में राजकीय स्थापत्य कला ने अत्यधिक उन्नति की। तो अशोक के काल में जो इसका काल था 322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व, तो इसके काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला ने उन्नति की। वहीं देखते हैं, मौर्य काल में न केवल शक्तिशाली राजवंश की स्थापना हो चुकी थी, बल्कि लगभग संपूर्ण भारत में एक चक्रवर्ती शासन स्थापित हो चुका था। तो ये इसका कारण था, क्यों क्यों हुआ ऐसा, तो क्योंकि एक चक्रवर्ती शासन स्थापित हो चुका था। आगे देखते हैं, स्वाभाविक रूप से राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत थी एवं युद्ध संबंधी कोई कारण विद्यमान नहीं थे। इसी कारण मौर्य शासकों, विशेषकर अशोक द्वारा स्थापत्य कला की ओर विशिष्ट ध्यान दिया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं, इसके अलावा अशोक द्वारा स्थापित एक नए धर्म धम्म की शिक्षाओं का प्रसार करने एवं लोक कल्याण के संदर्भ में राज्य के दायित्वों एवं गतिविधियों को सार्वजनिक करने के लिए कई स्तंभों एवं शिलाखंडों का निर्माण किया गया। इससे भी स्थापत्य कला को प्रश्रय मिला। तो जो उसने शिलाखंडों और स्तंभों का निर्माण किया, उससे भी स्थापत्य कला को काफ़ी प्रश्रय मिला। आगे साथ ही अशोक जैसे मौर्य सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये इंपॉर्टेंट है कि अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का, लेकिन व्यक्तिगत रूप में था बौद्ध धर्म का। यदि उसे राजकीय रूप में देखें तो वो धर्मनिरपेक्ष शासक था। तो वहीं देखते हैं, अतः शासकों ने जनता की धार्मिक भावनाओं का ध्यान में रखते हुए कई बौद्ध स्मारकों एवं स्तूपों का भी निर्माण कराया। अर्थात शासकों से प्रेरित होकर जनता ने भी कई स्तूपों का निर्माण कराया। वहीं देखते हैं, दो क्वेश्चन ये यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं कि क्या संभावित कारण थे कि शैशवावस्था वाली हड़प्पाई स्थापत्य कला ने मौर्य कला में आते आते यवन अवस्था को धारण कर लिया। चर्चा कीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर भी होगा ऊपर वाला। वहीं देखते हैं, दूसरा प्रश्न, राज्य की आर्थिक समृद्धि तथा तत्कालीन समाज की धार्मिक स्थिति ने मौर्य शासकों के माध्यम से भारतीय स्थापत्य कला के स्वर्णिम युग का आधार निर्मित कर दिया। टिप्पणी कीजिए। तो ये भी ऊपर वाले का ही प्रश्न है। आगे देखते हैं, मौर्य स्थापत्य कला वस्तुतः दो भागों में विकसित हुई। एक भाग के तहत जहां स्थापत्य कला को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, तो दूसरे भाग के अंतर्गत लोक कला विद्यमान थी। तो स्वाभाविक रूप से राजकीय संरक्षण प्राप्त कला अत्यंत समृद्ध थी। तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि जो राजकीय कला होगी वो उनमें राजा का सहयोग होगा और काफ़ी धन और अच्छे उसमें स्थापत्य कला को निर्मित करने वाले लोगों को चुनाव होगा। इस कारण से ये काफ़ी समृद्ध होती है। वहीं जनता द्वारा जो स्थापत्य कला होती है वो समृद्ध नहीं होती और उसमें ज़्यादा सकुशलता नहीं होती। तो आगे देखते हैं, जिसके अंतर्गत स्तंभ, गुफा तथा स्तूप इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इस कला में चमकदार पॉलिश पत्थर का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा, इस कला में चमकदार पॉलिश पत्थर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि अशोक की आज भी स्तंभों में चमक है। वहीं लोक कला के अंतर्गत मुख्यतः स्वतंत्र शासकों द्वारा विकसित यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं तथा मिट्टी की मूर्तियां सम्मिलित हैं। तो यक्ष और यक्षिणी लोक कलाओं के द्वारा निर्मित हुई है, इनको लोगों ने बनवाया है और ये भी काफ़ी सुंदर और चमक वाली है। वहीं देखते हैं आगे, हालांकि मौर्य काल से पहले भी लोक कला अर्थात जन साधारण द्वारा वास्तुकला के संदर्भ में कुछ कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है,
किंतु इनमें केवल मृदा और लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता था। तो ये भी एक फैक्ट है कि अशोक के काल के पहले कौन कौन सी चीज़ों से मूर्तियों का निर्माण होता था, तो लकड़ी और मृदा से होता था। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय स्थापत्य कला के प्राचीनतम अथवा प्रारंभिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे पहले सिर्फ एक ही सभ्यता आई थी, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि अशोक के काल के पहले जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कौन से सभ्यता के हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के। तो वहीं आगे देखते हैं, किंतु मौर्य काल के स्पष्ट रूप से लिखित एवं उत्खनित प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्य काल की सभ्यता की जो उत्खननों में इम्पॉर्टेंट है, तो वो क्या अलग करता है, तो अशोक के काल के स्तंभों को पढ़ा जा सका है, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने 1863 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान जो प्राप्त हुए हैं स्थापत्य, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। वहीं देखते हैं आगे, किंतु मौर्य काल के स्पष्ट रूप से लिखित एवं उत्खनित प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर स्थापत्य कला का स्पष्ट वर्गीकरण प्राप्त होता है। मौर्य काल की लोक कला में एक विशेष बात अवश्य देखने को मिलती है कि इस काल में स्थापत्य कला में पत्थरों का अलंकृत प्रयोग किया गया है। स्थापत्य कला के संदर्भ में लोहे के प्रयोग के प्रमाण मौर्यकालीन स्थापत्य कला में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले लोहे के प्रमाण मौर्यकालीन स्थापत्य कला में प्रयोग हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग के स्थापत्य कला में मिलता है, तो वो मौर्य युग के स्थापत्य कला में। तो आगे देखते हैं विशेषताएं क्या थी यहाँ की स्थापत्य कला की। देख सकते हो, चमकदार पत्थर व लोहे का प्रयोग, पत्थर पर पॉलिश होती थी, भवन निर्माण में लकड़ी का प्रयोग होता था, स्थापत्य कला में धार्मिक शिक्षा की प्रधानता होती थी, एकाश्म पत्थर होते थे, स्तंभों को धम्म की शिक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देख सकते हो स्तंभ किस प्रकार बनते थे, लाट नीचे के भाग को कहते थे और शीर्ष ऊपरी हिस्से को कहते थे। तो ये स्तंभ होते थे इस प्रकार। वहीं देखते हैं शीर्ष पर पशुओं को, देखो वहीं प्रत्येक स्तंभ को दो भागों में विभक्त किया जाता था, लाट एवं स्तंभ शीर्ष। वहीं शीर्ष पर पशुओं की आकृति के साथ ही धर्मचक्र अंकित होता था। वहीं केवल हाथी, घोड़ा, शेर तथा वृषभ उत्कीर्णन होता था। 4 इसमें पशुओं का उत्कीर्णन होता था इनके स्तंभ में। वहीं देखते हैं आगे, पक्षियों में केवल हंस का प्रयोग होता था, हंस के स्थान पर गरुड़ का भी प्रयोग हुआ है कहीं कहीं। वहीं इन शिक्षाओं के लेखन के लिए पाली भाषा और ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो इन शिक्षाओं के लेखन के लिए कौन सी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, पाली और खरोष्टी लिपि। ये तो याद रखिए, पाली, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। वहीं देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ, शीर्ष स्तंभ जो कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये बसाड़ का सिंह शीर्ष स्तंभ, ये बिहार में पाया गया है, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जामों में। वहीं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष स्तंभ, ये भी बिहार का है, लेकिन अब इसे राष्ट्रपति भवन पे रख दिया गया है लाकर। वहीं देखते हैं रामपुरवा का सिंह शीर्ष स्तंभ, ये भी बिहार में है। तो रामपुरवा के 2 स्तंभ हैं, सिंह और वृषभ शीर्ष स्तंभ, ये बिहार में है, और बसाड़ का सिंह शीर्ष स्तंभ, ये भी बिहार में है। वहीं देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ, ये भी बिहार में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ। वहीं संकिसा का गज शीर्ष स्तंभ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गज शीर्ष स्तंभ है, ये यूपी में प्राप्त हुआ है संकिसा का। वहीं सारनाथ का चतुर्सिंह स्तंभ, ये यूपी में सारनाथ में प्राप्त हुआ है, ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि सारनाथ के ही स्तंभ को हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसे अशोक का चिन्ह बोलते हैं। वहीं देखते हैं सांची का चतुर्सिंह स्तंभ, ये एमपी में प्राप्त हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांची का चतुर्सिंह स्तंभ। आगे देखते हैं सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ का स्तंभ उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व सारनाथ में बनवाया गया था, तो ये अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व पहले बनवाया गया था। यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत ने इसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ये इम्पोर्टेंट है कि इस स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अशोक चक्र है उसको तिरंगे के मध्य में हम अपना कर रखे हैं। और देखते हैं सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर सिंह आपस में पीठ सटाए हुए बैठे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। शेरों के नीचे पत्थर पर धम्म चक्र और 4 पशु, घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों
कि अशोक के चक्र में जो कौन कौन से जो पशु बने हैं वो कौन कौन से पशु हैं, तो याद रखिएगा वो घोड़ा, शेर, हाथी, बैल, ये 4 पशु बने हैं। याद रखिएगा वृषभ नहीं बना हुआ है, तो पूछ सकता है कभी कभी वृषभ बना है या गाय बनी है, तो ऐसे क्वेश्चन वो फंसाने के लिए दे देता है। तो आप याद रखिएगा कि घोड़ा, शेर, हाथी, बैल। वहीं नीची उल्टी घंटी बनी हुई है जो कमल को, जिसे हम देखते हैं कमल रूप में दिखाई देती है, नीचे की ओर उल्टी। और देखते हैं फूसे महोदय की अवधारणा है कि पशु बुद्ध के जीवन की 4 अवस्थाओं या महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखते हैं फूसे महोदय ने कहा है कि ये जो 4 पशु बने हैं ये कौन कौन सी अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हाथी। तो हाथी ये बुद्ध के गर्भ धारण होने का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हाथी का मतलब बुद्ध गर्भ में है, इस चीज़ को बताता है। वहीं वृषभ का मतलब जन्म का प्रतीक, तो वृषभ जन्म का प्रतीक होता है। वहीं अश्व घोड़ा का मतलब गृह त्याग, क्योंकि महात्मा बुद्ध घोड़े से ही घर से बाहर गए थे, रथ से, फिर वहाँ से अकेले ही गए थे, तो ये घोड़े का मतलब गृह त्याग। वहीं सिंह का मतलब होता है बुद्ध का प्रतीक, सिंह का मतलब बुद्ध अर्थात ज्ञान पुरुष का प्रतीक। तो ये 4 प्रतीक हैं फूसे महोदय ने कहा है। वहीं देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने नए धर्म का निर्माण किया, जिसमें वैदिक कर्मकांडों एवं रीति रिवाजों का कोई स्थान नहीं था। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए स्टार लगा हुआ है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नए धर्म का निर्माण किया, तो कौन से युद्ध? कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें वैदिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों का कोई स्थान नहीं है। ये फैक्ट भी है और ये कंसेप्ट भी है, दोनों इसमें सम्मिलित है, तो आप इसे अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिएगा। वहीं अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति की, जिसका मुख्य कार्य लोगों को धम्म के बारे में बताना था। तो धम्म महापात्र का मुख्य कार्य क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। तो धम्म के बारे में लोगों को बताना था। आगे देखते हैं अशोक के शिलालेखों का विभाजन। तो अशोक के शिलालेखों का विभाजन 3 रूप में किया गया है: चतुर्दश बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो चतुर्दश बृहद शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख, तो ये 3 भागों में अशोक के शिलालेखों का विभाजन है। तो आगे देखते हैं ये अशोक के 14 स्तंभ जो हैं, ये इनसे हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, फिर चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीआर हो या यूपीएससी हो। ये चारों एग्ज़ामों में या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम है उनमें से भी कभी कभी पूछ लेता है, पर ज़्यादातर ये स्टेट के एग्ज़ामों में, अच्छे एग्ज़ामों में पूछते हैं इनमें से क्वेश्चन। तो देखते हैं शिलालेख फर्स्ट। तो शिलालेख फर्स्ट में क्या बताया गया है? इसमें पशुबल की निंदा की गई है, समारोहों पर पाबंदी लगाने को का बोला गया है, और सीमित पशुओं का जैसे मोर या मृग की हत्या का समर्थन किया गया है। अर्थात जिन पशुओं की आबादी बढ़ जाती है उनको मारने का इसमें समर्थन किया गया है, लेकिन समारोहों पर पाबंदी और पशुबल की निंदा के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं शिलालेख 2, मानव और पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य। तो ये शिलालेख 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानव और पशुओं के लिए कल्याणकारी कार्य। वहीं शिलालेख 3 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोगों को धार्मिक नियम, बचत, अल्पव्यय और धम्म का अंग बताया गया है। तो याद रखिएगा लोगों को धार्मिक नियम, बचत और अल्पव्यय को धम्म का अंग बताया गया है, बचत और अल्पव्यय। और क्या कहा गया है? हर 5वें वर्ष धम्म का प्रचार, जिसे अनुसंधान कहा जाता है। तो हर 5वें वर्ष धम्म का प्रचार करने को बोला गया है, जिसे अनुसंधान बोला गया है। उस समय, आज के युग में अनुसंधान को रिसर्च बोलते हैं, लेकिन उस समय धर्म के प्रचार को ही रिसर्च बोलते थे। तो और देखते हैं शिलालेख 4, ये धम्म नीति के बारे में बताता है। तो शिलालेख 4 धम्म नीति के बारे में बताता है। वहीं शिलालेख 5 देखते हैं, लोगों को धम्म के बारे में प्रवृत्त करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों को कल्याण के लिए धम्म महापात्रों के नामक अधिकारी की नियुक्ति। तो शिलालेख 5 में लोगों को धम्म में नियुक्त करने और धम्म में प्रवृत्त लोगों के कल्याण के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो धम्म शिलालेख 5, तो ये पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला 6ठा देखते हैं, शिलालेख 6। तो इसमें सक्रिय प्रशासन एवं सुदृढ़ व्यापार की जानकारी और आत्मनियंत्रण की शिक्षा। तो ये 3 बातों के लिए शिलालेख 6 बताता है कि सक्रिय प्रशासन, सुदृढ़ व्यापार की जानकारी, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। वहीं देखते हैं शिलालेख 7, तो विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता। तो याद रखिएगा 7 और अनुच्छेद 7 और शिलालेख 12 दोनों में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 7 में कही गई है कि 12 में कही गई है। तो
और एग्जामों में अभी आप देख सकते हो यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया था कि अशोक के कौन से शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है, तो वो शिलालेख 12 था उसमें ऑप्शन में। यदि 7 होता तो हम 7 भी लगाते, लेकिन उसमें से एक ही ऑप्शन देगा, 7 देगा या तो 12 देगा। तो याद रखिएगा 12 शिलालेख में और 7वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। आगे देखते हैं शिलालेख 8, तो धम्मनीति की व्याख्या की गई है इसमें। वहीं आखेट के बदले धम्म यात्रा पर बल, तो आखेट के बदले धम्म यात्रा पर बल शिलालेख 8 में कहा गया है। वहीं शिलालेख 9 में विवाह जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों पर पाबंदी, तो विवाह जन्मोत्सव आदि पर खर्चीले समारोहों पर पाबंदी लगाई गई है। विवाह ये 9 को याद रखना, 9 का मतलब नो खर्चा, 9 का मतलब नो खर्चा, अर्थात विवाह समारोहों पर पाबंदी। तो ये शिलालेख 9। और देखते हैं शिष्टाचार पर वर्णन किया गया है, ये 9 में ही किया गया है। तो याद रखिएगा 8 में धम्मनीति की व्याख्या, 7 में सहिष्णुता, 6 में सक्रिय व्यापार की जानकारी एवं आत्मनियंत्रण। और देखते हैं शिलालेख 10 में, इसमें अशोक विभिन्न संप्रदायों के बीच असंतोष से चिंतित होता है। तो इसमें अशोक द्वारा विभिन्न संप्रदायों के बीच जो असंतोष होता है उससे चिंतित दिखाया गया है। और देखते हैं ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति समान भाव रखने के आदर्श को इसमें बताया गया है। तो अशोक के शिलालेख 10 में विभिन्न संप्रदायों के बीच जो वाद विवाद होता है, जो लड़ाइयाँ होती है, उनसे अशोक को चिंतित बताया गया है और सब ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति समान भाव रखने को बताया गया है। और देखते हैं अगला, राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये बोला गया है, ये शिलालेख 10 में बोला गया है। राजा और अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। और देखो शिलालेख 11 में क्या कहा गया है, तो धम्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है शिलालेख 11 में। तो धम्म के वरदान को सर्वोत्तम बताया गया है शिलालेख 11 में। वहीं शिलालेख 12 में क्या कहा गया है, तो धम्म स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। तो धर्म इस शिलालेख 12 में स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और धार्मिक सहिष्णुता, तो यही ये शिलालेख था जो यूपीपीसीएस में पूछा गया था, धार्मिक सहिष्णुता। तो शिलालेख 12 और शिलालेख 11 में धर्म के वरदान को सर्वोत्तम। वहीं देखते हैं शिलालेख 13, तो कलिंग युद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेट और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में पूछा गया है। तो याद रखिएगा शिलालेख 12 ये कलिंग युद्ध से रिलेटेड है। अशोक का इसी युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हुआ था। और पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी 13 में हुआ है। तो पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी शिलालेख 13 में हुआ है। और शिलालेख 14 देखते हैं, तो शिलालेख 14 किस बारे में बताता है, तो धार्मिक शिक्षा जीने की प्रेरणा देता है। और 13 शिलालेखों में जो त्रुटियां हुई हैं उनमें सुधार की बात करता है। तो शिलालेख 14 13 शिलालेखों में जो त्रुटि हुई है उसकी सुधार की बात करता है। और शिलालेख 13 कलिंग युद्ध, अशोक का हृदय परिवर्तन, पड़ोसी राजाओं का वर्णन आदि बताता है। वहीं शिलालेख 14 धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा एवं 13 शिलालेखों में जो त्रुटि हुई है उसको सुधारने की बात करता है। वहीं देखते हैं अगला, शाहबाज गढ़ी अभिलेख। तो शाहबाज गढ़ी अभिलेख ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो ये पाकिस्तान में प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा ये पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है। वहीं 1836 ईस्वी में जनरल कोर्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। तो याद रखिएगा ये आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित है और जनरल कोर्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। और देखते हैं 12वें शासनादेश के अतिरिक्त अन्य सभी शासनादेश उल्लिखित हैं इसमें। तो 12वें शासनादेश के अतिरिक्त इसमें अन्य शासनादेश उल्लिखित हैं। अशोक के समय वह यवन प्रांत की राजधानी थी। तो अशोक के समय यह यवन प्रांत की राजधानी थी। याद रखिएगा कि शाहबाज गढ़ी अशोक के समय यवन प्रांत की राजधानी थी। वहीं देखते हैं मानसेहरा अभिलेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में जोड़ियों बनाने के लिए आ जाता है यूपीएससी जैसे कुछ पेपरों में और पीसीएस में भी। तो मानसेहरा अभिलेख ये पाकिस्तान के हजारा ज़िले में है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान के हजारा में मानसेहरा अभिलेख। तो मानसेहरा में 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा पहले पर प्रथम 8 शिलालेख लिखे हुए हैं, दूसरे पर 9 से 12 और तीसरे पर 13 और 14 शिलालेख उत्कीर्ण हैं। तो मानसेहरा लेख में 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहले पर 8 शिलालेख, दूसरे पर 9 से 12 और तीसरे पर 13 और 14 उल्लेख उत्कीर्ण हैं। तो आगे देखते हैं कालसी अभिलेख। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। कालसी अभिलेख कहाँ पर है, तो यूपीएससी में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख है।
और ये पूछा गया था यूपीएससी 2022 में। कालसी अभिलेख उत्तराखंड के देहरादून में है, याद रखिएगा। वहाँ पर मिलान में था, कर्नाटक था। तो ये कालसी अभिलेख अशोक का है, जो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में है। और यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर है। कभी कभी ये नदियाँ भी पूछ लेता है, तो यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। इसकी खोज 1860 ईस्वी में की गई है, याद रखिएगा 1860 में। वहीं देखते हैं गिरनार अभिलेख, तो ये गुजरात में है। गिरनार अभिलेख गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी में स्थित है। तो गिरनार अभिलेख गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी में। गिरनार के रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी प्राप्त हुए हैं। 1822 में कर्नल टॉड द्वारा इसकी खोज की गई है। 1822 में कर्नल टॉड द्वारा इसकी खोज की गई है। वहीं सबसे सुरक्षित अवस्था में है, तो ये सबसे सुरक्षित अवस्था में है। गिरनार अभिलेख धौली और जौगढ़ अभिलेख, धौली और जौगढ़ अभिलेख। तो धौली और जौगढ़ अभिलेख ये क्यों फेमस है, तो ये भी यूपीएससी में पूछा गया था, देख लीजिएगा चाहे 2022 का पेपर। धौली और जौगढ़ अभिलेख पूछा गया था। वर्तमान उड़ीसा के पुरी तथा गंजाम जिलों में स्थित है, तो याद रखिएगा ये धौली और जौगढ़ उड़ीसा में है, ये गंजाम और पुरी जिलों में है। वहीं दोनों शिलालेखों में 11वें से 13वें तक लेख नहीं है, याद रखिएगा दोनों शिलालेखों में 11वें से 13वें शिलालेख नहीं है। इनके स्थान पर 2 नए शिलालेख खुदे हुए हैं, जिनमें जनपद वासियों को दिए गए आदेश हैं। तो याद रखिएगा कौन से शिलालेख में पूछ सकता है कि जनपद वासियों को दिए गए आदेश लिखे गए हैं, तो ये धौली और जौगढ़ अभिलेख हैं। आगे देखते हैं, यही कारण है धौली और जौगढ़ अभिलेख 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन शिलालेख कहा जाता है। तो यही कारण है कि धौली और जौगढ़ अभिलेख को 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन शिलालेख कहा जाता है, क्योंकि ये इनमें 11 से 13 नंबर पर 2 शिलालेख नहीं उत्कीर्ण है। ईरागुड़ी अभिलेख, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा गया था जोड़ी बनाने में। तो ईरागुड़ी या एर्रगुड़ी ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेखों एवं लघु पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख तथा लघु शिलालेख उत्कीर्ण है। तो ईरागुड़ी याद रखना, पहले तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कुर्नूल जिले में स्थित है, और पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण है। इसमें लिप की दिशा दाएं से बाएं है, अर्थात खरोष्टी लिप है, याद रखिएगा ये उल्टी है, दाएं से बाएं है, खरोष्टी लिप है जिसे बोलते हैं। वहीं अगला देखते हैं सुपारा अभिलेख। तो सुपारा अभिलेख ये महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। सुपारा महाराष्ट्र के थाना जिले में, और यह एक खंडित इस शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है। तो एक खंडित शिलालेख पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण है ये सुपारा अभिलेख में। वहीं देखते हैं 2 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन से 2 लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। पहले लेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम पर वर्णन किया गया है। तो पहले लेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वहीं दूसरे लेख में अशोक के धम्म का सारांश बताया गया है। तो 2 लघु शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं, उनमें पहले लेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है, तो वहीं दूसरे लेख में अशोक के धम्म का सारांश बताया गया है। वहीं मास्की शिलालेख में अशोक नाम का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा मास्की शिलालेख में अशोक नाम का वर्णन किया गया है। वहीं देखते हैं रुथिराई स्तंभ लेख। तो आगे ये तो हम कल चर्चा करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।